Moving ahead in this series, I would now like to invite Professor J.S. Rajput for his lecture on learning to live together the Gandhian path. Sir, please, you may start. कितना समय है, मुझे समय बताइए. Sir, 30 minutes. ठीक, गुड. ऑलराइट, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है. ठीक. कुलपति महोदय डॉक्टर त्रिपाठी, मेरे वरिष्ठ साथियों सहयोगियों प्रोफेसर आनंद कुमार, कुलपति महोदय ने इस श्रृंखला की शुरुआत आपके लिए कर दी. उन्होंने वो सारे अपने भाषण में ले लिए हैं जो गांधी को समझने के लिए और उनकी इस समय की संवेदनशीलता को जानने के लिए आवश्यक होंगे और संभवतः उन पर बहुत चर्चा होगी. उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया. सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद होते थे और ऐसे हुए कि एक स्थिति में सुभाष चंद्र बोस को बाहर जाना पड़ा और वहां पर बाहर रहते हुए इस सब के बावजूद उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी तो मेरी अमर जातिर जनक, वो मेरे राष्ट्र के पिता है. विरोध होना एक बात है, लेकिन सम्मान करना और पारस्परिकता को बनाए रखना परम आवश्यक है. और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में इस एक वाक्य से निकलता है जो अनेक कष्ट सहने के बाद भी नेताजी ने कहा था. आज के इस अवसर पर गांधी जी को याद करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए हमें नेताजी को भी याद करना चाहिए और इस बात को भी याद करना चाहिए कि कैसे आज के समय में भी वे लोग जिनके विचारधाराएं अलग हैं आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान रख सकते हैं और उस सम्मान का किस प्रकार से देश हित में उपयोग हो सकता है. मुझे गांधी जी के संबंध में अध्ययन करने का अवसर बहुत देर से मिला. मैंने श्री नारायण देसाई की गांधी कथा सुनी, 6 दिन लगातार सुनी, उनके साथ बैठने का अवसर मिला. श्री नारायण देसाई महादेव देसाई के जो गांधी जी के सचिव रहे, बड़े सभी जानते हैं उसको, उनके पुत्र थे. 1924 में उनका जन्म हुआ था. वे गांधी जी के आश्रमों में ही पले बढ़े और जीवन पर्यंत गांधी जी के साथ रहे. उसमें जो कुछ उन्होंने सीखा और उन्होंने उसको गांधी कथा का स्वरूप दिया, उसकी दो एक छोटी छोटी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं. उन्होंने एक घटना बताई कि जब वो इजराइल में गए थे तो वहां एक बस्ती में भाषण दिया और एक 14-15 साल की लड़की, जो अरब लड़की थी, उसने आके पूछा कि मुझे गांधी जी पर ऐसे लिखना है, कुछ बताइए. तो इसका उत्तर देना कठिन है. नारायण देसाई जी ने उत्तर दिया कि जब मैं तुमसे आधी उम्र का था, यानी 6-7 साल का था, तब भी गांधी जी मुझे एक व्यक्ति मानते थे, अर्थात सम्मान देते थे, मेरी बात को सम्मान देते थे, मुझे सम्मान देते थे, मेरी उपस्थिति को सम्मान देते थे. और जब तक उन्होंने इतना कहा तो उस लड़की ने कहा, मैं समझ गई कि मेरी माँ मुझे क्यों कहती है. माँ क्या कहती है? माँ कहती है तुम बड़े होकर गांधी की तरह बनो. ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि इजराइल में कष्ट में रहने वाली एक अरब महिला अपनी बेटी को क्या कहती, जो प्रतिदिन हिंसा से जिसका सामना पड़ता, उसकी बेटी बड़ी हो रही है और वो कहती है तुम गांधी की तरह बनना. सारी दुनिया में जिसने भी गांधी को समझ लिया है वो इससे पीछे हट ही नहीं सकता कि मुझे गांधी की तरह कहीं न कहीं तो बनने का प्रयास करना है. मैं बन सकूं न बन सकूं ये बात अलग, लेकिन मुझे बनना तो है. गांधी जी पर बहुत साहित्य लिखा गया, अनेक जीवनियां लोगों ने लिखी है, लेकिन जो आनंद उनकी आत्मकथा में पढ़ने में आता है, जो उन्हें समझने में आता है और बार बार पढ़ने में आता है, हर बार जब आप पढ़ते हैं तो नया संदर्भ आपको मिल जाता है. और उसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं उसको पढ़ता हूँ या औरों को पढ़ने के लिए कहता हूँ और फिर कहता हूँ मुझसे चर्चा करो, तो नई चीजें मेरे पास आ जाती. कुछ छोटी सी चीजें हैं
एक उसी गांधी कथा में नारायण देसाई जी ने एक प्रकरण का जिक्र किया है कि एक अमेरिकन थे डॉक्टर मोटे, MOTE की स्पेलिंग है, मैं नहीं जानता कि कैसे प्रोनाउंस करने, डॉक्टर मोट या डॉक्टर मोटे। उन्होंने गांधी से पूछा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि देखिए ये आसान उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी समस्या है carelessness ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स अपने को सेफ महसूस करते हैं, उसमें जिक्र भी है कि उनकी चर्चाएं क्या होती हैं। चर्चाएं या तो किसी के निंदा की होती हैं या किसी के ऊंचे पद पर जाने पर वो कैसे पहुंच गया इस पर होती हैं, लेकिन इस पर नहीं होती हैं कि देश में भूखमरी है, देश में अविश्वास है, देश में हिंसा है, देश में दृष्टिकोण परिवर्तन सही नहीं हो रहा है। और इसकी जिम्मेदारी तो सरकारों की तो सीमित होती है, इसकी जिम्मेदारी तो समाज के उन लोगों की होती है जो प्रबुद्ध वर्ग बनाते हैं, जिनसे समाज अपेक्षा करता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी वैचारिक प्रतिबद्धता के या वैचारिक बंधन के ऐसी बातें सामने रखेंगे जो समाज हित में होंगी, देश के हित में होंगी। लोगों को यह अपेक्षा करने का हक है और इस पर वो यही कहते रहे। एक छोटी सी बात मैंने कहीं सुनी थी, वो यह है कि हमारा समय, इंटेलेक्चुअल्स का समय इनमें नहीं जाता। और ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप हम सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि गांधी के जाने के बाद भी, आजादी के 70 साल पूरे होने के लगभग पास पहुंचने के बाद भी देश में लाखों करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, उन्हें दवाइयां नहीं मिलती हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। और गांधी जी जीवन भर क्या करते रहे? गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किया, लेकिन एक ही पक्ष था, उनका जीवन केवल इसी में नहीं लगा। उनका जीवन लोगों को मनुष्यत्व के सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए था। आप उनकी मनोभावना का अनुमान लगाने का प्रयास करिए जब उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति के लिए कि कोई भी नया काम शुरू करो तो ये सोचो कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, अर्थात जो व्यक्ति शोषित रहा है, जो व्यक्ति सामाजिक रूप से तिरस्कृत रहा है, अपमानित रहा है और पीढ़ियों से, सदियों से रहा है, उसका तुम्हारे इस नए काम से कोई जीवन में कोई फायदा होगा या नहीं होगा, उसका जीवन कहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी परियोजना में, अपने सोच में, अपने कार्य में, अपनी कार्य प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करो, क्योंकि आवश्यक है। गांधी ने लिखा, और समझता साथ साथ रहने के लिए ये वाक्य, अक्सर इसका जिक्र नहीं होता है लेकिन मुझे बहुत प्रभावशाली लगता है। गांधी जी ने लिखा है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम एक व्यक्ति का जीवन संवार सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। एक व्यक्ति का जीवन संवार सकते हो या बचा सकते हो, और अगर तुम बहुतों का जीवन बचा सकते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन और भी सफल है। वे जीवन भर यही करते रहे कि वो किसी भी प्रकार लोगों के जीवन को सुधारने में ही अपना समय उनका लगता था और विभिन्न प्रकार से किया जाता। उन्होंने एक शब्द उसमें इस्तेमाल हुआ है जो मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने मंत्र, तंत्र और यंत्र ये शब्द एक साथ सुने हैं, बहुत भाषणों में आपने भी सुने होंगे और इसके अर्थ भी आप जानते होंगे। लेकिन नारायण देसाई जी ने एक दूसरा, इसे दूसरे ढंग से रखा। उन्होंने कहा गांधी जी के समक्ष दो चीजें, पहला तंत्र जिसमें ये सब आ जाता है, मंत्र, यंत्र, तंत्र, तंत्र में सारी व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था को ले लीजिए। और दूसरा था तत्व। इस तंत्र में कितना तत्व है इस पर ही जीवन निर्भर करता है, इस पर भी मनुष्य की मनुष्यता निर्भर करती है, इस पर ही मानव मूल्यों के अंतःकरण की प्रक्रिया निर्भर करती है, इसी पर मनुष्य का सेवा भाव निर्भर करता है, इसी पर मनुष्य मनुष्य के लिए क्या करता है ये निर्भर करता है। इस तत्व में क्या था? गांधी जी के तत्व में सत्य था, अहिंसा थी। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि अहिंसा तो
सत्य के पेट में समाई हुई है, लेकिन फिर भी इनका उपयोग, शब्दों का प्रयोग होता रहा है, अलग अलग होता रहा है, जिससे लोगों की समझ में आ जाए। तो जीवन का तत्व सत्य और अहिंसा है। अगर आप विचार करें और देखें कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तत्व को समझ ले, अंतर्निहित कर ले और व्यवहारिकता में उतारने का प्रयास कर ले, पूर्ण रूप से न भी कर पाए, तो उसका किसी और के साथ रहने के लिए और अधिक के साथ साथ रहने के लिए कोई और प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यहीं पर आ जाती है कि आपके जीवन का तत्व क्या है, आपके जीवन का सार तत्व क्या है। और गांधी के जीवन में यही था कि सत्य और अहिंसा उनके लिए तत्व थे, बाकी सब तंत्र था। तंत्र को भी सुधरना चाहिए, तत्व तभी अच्छे ढंग से पीढ़ी पहुंच पाएगा। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा की जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं कहता हूं कि दुनिया भर में 1950 के पहले आप याद कीजिए तो सैकड़ों देशों में धीरे धीरे आगे पीछे स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, लेकिन किसी भी आंदोलन में शिक्षा को आजादी मिलने के पहले इतना महत्व कहीं नहीं दिया गया जितना भारत में दिया गया था। और उसका लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने प्रयोग किए, संकल्पनाएं की, लोगों से राय ली, उसके बाद सुधार भी किए और सुधारों से सहमत भी प्रकट की, माना भी। लेकिन दुर्भाग्य से साथ साथ मिलकर जब बच्चे काम करते हैं तो वे अनेक प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। उनमें ये छोटी छोटी भावनाएं जो पैदा की जाती हैं कि मैं इस धर्म का हूं, मैं इस पंथ का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, जब साथ काम करते हैं तो समाप्त होती हैं। और ये गांधी जी जानते थे। इसीलिए टू ड्राउ द बेस्ट आउट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर, ये जब वो हेड, हैंड एंड हार्ट, ये 3x3 मैट्रिक्स में कहता हूं, इस पर वो बार बार ध्यान देते रहे, जोर देते रहे कि काम करो जीवन में। प्रारंभ में कई लोग कहते हैं कि हाथ से काम करने की बात करते थे, स्किल सीखने की बात करते थे और तकली की बात करते थे, वो तो अब हंसने की बात होगी, लेकिन संभवतः ये नासमझी का उदाहरण है। साथ साथ काम करना जब बच्चे सीखते हैं तो जो उनके अंदर एक जुड़ाव पैदा होता है संवेदनात्मक स्तर पर, वो बड़े होने पर उसे तोड़ना आसान नहीं होता है। ये गांधी के जीवन का मतलब। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़ी समस्या क्या है देश के समक्ष, तो मैंने आपको थोड़ा जिक्र किया, कैलेसनेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। इसी चर्चा में एक जगह उन्होंने ये भी बात हुई कि मनुष्य के सामने समस्याएं क्या होती है, उनका मूल स्रोत क्या है, मनुष्य के समक्ष जो समस्याएं पैदा होती हैं उनका मूल स्रोत क्या है। तो उनका उसके मूल स्रोत को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये उसी पर चर्चा का विवरण है जो मैं अपने ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मनुष्य को किससे समझना है? पहले मनुष्य को अपने से समस्याएं पैदा होती। दूसरा, मनुष्य और दूसरे मनुष्यों के बीच समस्याएं पैदा होती। तीसरा, मनुष्य और प्रकृति के बीच में समस्याएं पैदा होती। ये कितने आश्चर्य की बात है कि ये सारी समस्याएं मनुष्य स्वयं भी पैदा करता है, जाने करता है, अनजाने करता है। कई बार जानता है मगर फिर भी करता रहता है, मानता नहीं, क्योंकि उसका आत्मनियंत्रण नहीं होता। गांधी दर्शन में देखिए आत्मनियंत्रण के लिए कितने प्रकार की बातों की चर्चा वो करते हैं। मैं समझता हूँ किसी न किसी लेक्चर में कोई न कोई इस पर अवश्य चर्चा करे, और उनके जीवन में हमें इसके लिए बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि मनुष्य अपने को समझ सके, अपने अंदर झांक सके, यही तो भारत की विशेषता थी। आज जब हम याद करते हैं कि हम विश्वगुरु थे, हमें विश्वगुरु बनना है, तो मैं कहता हूं कि हम विश्वगुरु क्यों बने थे? क्योंकि हमने अपने अंदर देखने के लिए, अपने साथ शांति, टू बी विद पीस विद वनसेल्फ, अपने साथ शांति स्थापित करने का प्रयास करने के लिए बहुत कुछ सीखा था हमारे पुरखों ने, और वही आध्यात्म के रूप में हमारे ग्रंथों में आया, हमारी परंपरा में आया, हमारे गांव गांव तक पहुंच गया। अगर वो नहीं होगा तो हमारे कहने से कि हम विश्वगुरु बनने चाहते हैं, मुझे हंसी आती है जब लोग कहते हैं
विश्व गुरु बनने के लिए कोई घोषणाएं नहीं की जाती, उसके लिए भाषणों से नहीं बनता, उसके लिए प्रयास से बनता है। और प्रयास क्या होगा? इन तीनों समस्याओं का समाधान। और भारत जैसा देश इन तीन समस्याओं का समाधान तभी कर पाएगा जब वो एक साथ एकजुट होगा, जब उसने लर्निंग टू लिव टुगेदर सीख लिया होगा। जब तक ये नहीं सीखा जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़े। आज के समय में जब शिक्षा का सार्वजनिकरण हो रहा है, सारे देश में हर बच्चे को शिक्षा मिलने की बात स्वीकार तो की गई है, मिल नहीं पा रही है सबको, और बराबर की नहीं मिल पा रहे हैं वो अलग प्रश्न, लेकिन वैश्विक स्तर पर माना जाता है, हम भी मानते हैं कि शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार है सबको। तो सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण परिवर्तन होगा विविधता की स्वीकार्यता के लिए, और ये विविधता कोई भी हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, पंथिक हो सकती है, क्षेत्रीय हो सकती है, भाषागत हो सकती है, कोई भी हो सकती है। एनी इमेजिनेबल डाइवर्सिटी, जो भी डाइवर्सिटी संभव हो उसको समझाने का एक ही उपाय है कि उनका आदर करना सीखा जाए। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है, पिछले 20 वर्षों से मैं जहां जहां संभव है इस बात को कहता हूं कि यदि हमारे सब बच्चों को सब धर्मों के मूल तत्व बता दिए जाएं, उनके दर्शन की बात हो, उनके जो रिचुअल्स है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, पूजा कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, जी नहीं, वो हमारे बताना नहीं, चर्च क्यों कैसे जाते, हम ये बताएंगे कि हर धर्म सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, अच्छे आचरण की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, शांति की बात करता है। तो बच्चे को लगेगा कि जो मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है वो भी यही मानता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके कुछ वो ईद बनाता है, मैं होली दिवाली मनाता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ, मेरे घर आता है। ये जो लर्निंग टू लिव टुगेदर का हमारे देश का जो प्रारूप चलता रहा, वो जब से ये सेकुलरिज्म और ये शब्द आने लगे तब से उस पर प्रहार राजनीति के द्वारा होने लगे। इसका काउंटर कहाँ से आएगा? इसका काउंटर शिक्षा से आएगा, इसका काउंटर स्कूलों से आएगा, इसका काउंटर अध्यापकों से आएगा, और ये बहुत आवश्यक है। मैं एक और दो घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन ये पहला समस्या है, मनुष्य की अपने से समस्या है, उसके लिए मानव मूल्यों की बात करेंगे। मनुष्य की अन्य मनुष्यों से समस्याएं क्यों होती है? मुझे कई बार अचंभा होता है कि जब कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि दुनिया में विभिन्न धर्म हैं, उनकी एग्जिस्टेंस मानी, और यह भी मानिए कि उनकी वजह से कि उनकी सही समझ न होने के कारण या जानबूझकर गलत इंटरप्रिटेशंस के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती। अगर आप बच्चों को उससे दूर कर देंगे, अगर आप कहेंगे कि हम धर्म की कोई बात ही नहीं करेंगे कक्षाओं में, तो निश्चित रूप से उन लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा जो धर्मों का, पंथों का उपयोग दुर्भावना फैलाने के लिए करते हैं। उसका काउंटर गांधी जी ने इसको समझा था, और जीवन भर वो यही कहते रहे, मैं अपने धर्म को मानता हूं, मैं एक कट्टर हिंदू हूं, मैं ये भी मानता हूं कि दुनिया के सब धर्म सही हैं, सब एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, और हर व्यक्ति को अपने धर्म में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। जो धर्म न मानता हो वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छा हिंदू बने, अच्छा मुसलमान बने, और जो कॉमनैलिटीज हैं उसी के लिए तो जीवन भर रहते हैं। सामाजिक प्रथा, जाति प्रथा जैसी चीजें उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, और यही साथ साथ रहने के लिए आवश्यक तत्व हैं जिनको आज के जमाने में कोई छोड़ नहीं सकता। एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां पर गांधी जी की संवेदनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और ये संवेदनाएं इतनी अधिक प्रखर हैं कि एक का उदाहरण में, पहला उदाहरण में ये देता हूं कि जब पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी गांधी जी को वहां से हटा दिया गया, उनको उनके साथ हिंसा हुई, जबरदस्ती फेंक दिया गया, वहां वो बैठे हुए थे और उन्हें लग रहा था क्या मुझे क्या करना चाहिए,
मैं क्या करूं और कैसे करूं। इसका मेरे पास एक था, मैं आपको सुना सकता हूँ। हाँ, वो घटना इतनी जबरदस्त है कि एक व्यक्ति का, वो बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, अपमानित महसूस हुआ। तरीका क्या है, मनुष्य क्या करेगा, जाके पुलिस में रिपोर्ट करेगा, जो भी करेगा। उस रात गांधी जी ने बैठकर ये सोचा कि मेरा अपमान हुआ है, और अगर मैंने अपने अपमान के लिए उसको सजा दिला भी दी तो क्या होगा। ये तो लाखों लोग सदियों से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उस दिन गांधी जी ने अपना क्षितिज बड़ा कर दिया था। ही एक्सपेक्टेड हिज हॉराइजन्स ऑफ एक्टिविटी। उन्होंने कोई शिकायत नहीं। और वहीं पर मैं थोड़ा आपके लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि ये घटना मुझे बहुत लगता है, मैं चाहता हूं लोग इसको करें। I began to think of my duty. Should I fight for my rights or go back to India, or should I go to Pretoria without minding these insults? मैं क्या करूं, वापस चला जाऊं, कुछ न कहूं, शिकायत करूं? Should I return to India after finishing the case, या केस पूरा करके जाऊं? It would be cowardice to run back to India without fulfilling my obligation. पहला निर्णय आया। The hardship to which I was subjected was superficial, only a symptom of deep disease of color prejudice. रंग भेद की केवल हल्की सी घटना थी। ये तो अंदर बैठा हुआ है जो सदियों से चल रहा है, जहां नियमों में लिखा है कि जो कलर्ड आदमी है, काला आदमी है, वो आदमी नहीं है, उससे आप कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं। मैंने वो नियम देखे हैं। आप में से किसी ने न हो तो आर्थर हेली की किताब थी रूट्स, उसने अपनी 12 पीढ़ियां को ट्रेस किया था और एक पुस्तक लिखी थी रूट्स। उसको पढ़ने का प्रयास करिए, आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कितनी जनरेशंस इस तरह से आगे गई हैं। अब वो आगे कहते हैं, The hardships to which I was subjected was superficial, only a symptom of deep disease of color prejudice. I should try, if possible, to root out the disease and suffer the hardships in the process. मैं अपना लक्ष्य बड़ा करता हूं, मैं अपना रंगमंच बड़ा कर देता हूं, मैं अपना क्षितिज बड़ा कर देता हूं, और इससे मुझे कष्ट होंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जहां तक संभव हो मैं इस बीमारी को जड़ मूल से समाप्त करूं। Redress for wrongs I should seek only to the extent that would be necessary, to the extent of removal of color. मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं कलर प्रेजुडिस को समाप्त नहीं कर लूंगा। ये घटना, इसके आसपास उनकी आत्मकथा में पढ़िए और जहां भी संभव हो देखिए, आपको उनके व्यक्तित्व का पता लगेगा, कैसे एक संवेदनात्मक रिश्तेदारी पैदा होती है। यही उन्होंने जाति प्रथा पे की, जिसकी अनेक घटनाएं उनकी माँ से लेकर के, घर से लेकर के बाहर तक उनको आपको दी गई, आपने पढ़ी होंगी और सुनी होगी। इस घटना के बाद एक और घटना मुझे लगता है जो गांधी के जीवन को समझने में बहुत ही अच्छी और आवश्यक है। वो घटना यह है कि एक बार जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में अच्छी तरह सेटल हो गए थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, उनका बड़ा सा मकान था, अच्छी जगह रहते थे, कई लोग उनके साथ रहने लगे थे। तो एक बार किसी यात्रा में निकले तो उनके एक मित्र थे पोलक ने उन्हें एक किताब दी, अनटू दिस लास्ट। छोटी सी किताब है, बड़ी अच्छी है, आप भी देख सकते हैं, कहीं मिलती है। उसका गांधी जी ने अनुवाद भी किया था। उस किताब का पर उन्होंने 1-2 चैप्टर लिखे अपने इसमें। रात में कहना लिखते हैं कि मैं पूरी किताब रात में पढ़ गया और सुबह मैंने अपना सब कुछ बदल दिया। मैंने सोचा नहीं, मैं ये सुख सुविधा का जीवन छोड़ दूंगा, मैं परिश्रम का जीवन जीऊंगा। और जो उन्होंने उसमें से सीखा था वो मैं आपको उनके शब्दों में, जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में पढ़ देता हूँ। क्या देखा उन्होंने? 3 चीजें सीखी। I was determined to change my life in accordance with this book. एक किताब का कितना प्रभाव पड़ा, इस पुस्तक का प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना जीवन, जो पहली बार आराम से चल रहा था, पहले बहुत कष्ट हुए उन्हें, लेकिन अब स्टैब्लिश हो गए, जब ठीक चल उनका, मैंने अपना जीवन बदलने का क्या उससे सीखा। मैंने 3 चीजें सीखी। पहला, that the good of the individual is contained in the good of all.
मेरा भला तभी है जब सभी का भला हो, मैं सुखी तभी रह सकता हूं जब मेरा पड़ोसी भी सुखी हो। इसको बड़ा करके देख लीजिए। हम सब इसको जानते हैं मगर केवल जानते हैं। और इसके लिए भी गांधी ने कहा था कि ट्रुथ का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि जो सोचते हो वही बोलो और जो बोलते हो वही करो। स्पीक व्हाट यू थिंक एंड एक्ट व्हाट यू स्पीक। इस दो वाक्यों में आज के लोगों के लिए, विशेष तौर से राजनीति में और राजनेताओं के लिए सब कुछ निहित है। जो सोचते हो वही बोलो, जो बोलते हो वही करो। इससे बढ़िया ट्रुथ की परिभाषा आपको और कहीं मिलेगी। खैर, तो पहला जो वाक्य था दैट द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। दूसरा, दैट लायर्स वर्क हैज द सेम वैल्यू एज द बार्बर्स in as much as all have the same right of earning their livelihood from their work। हर काम, हर व्यक्ति का काम सम्माननीय है, क्योंकि जब तक आप हर व्यक्ति को सम्मान देना नहीं सीखेंगे आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा, that the life of a labor, the tiller of the soil and the handicraftsman is the life worth living। कोई भी जीवन हो, बार्बर का जीवन हो, किसान का जीवन हो, कारीगर का जीवन हो, हर जीवन सम्मानपूर्ण ढंग से जिया जा सकता है। देखिए, विश्व गांव की बात कितने अच्छे ढंग से की जाती थी, लोगों के चेहरे निखर आते थे। ग्लोबल विलेज है, नाउ वी आर इन ग्लोबल विलेज, डिस्टेंसेस कम हो गए हैं, हम किसी क्षण दुनिया में किसी से बात कर सकते हैं। इसका वर्णन करने में मैंने कितने % लोगों को देखा है। इस ग्लोबल विलेज के कारण लाखों लोग उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से बड़े शहरों में, बंबई गए, सूरत गए, अहमदाबाद गए और बेंगलोर गए। और ये शहर, ये ग्लोबल विलेज के प्रतिनिधि शहर, इस मानवीय आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधि शहर, जहां ये लेबर क्लास के लोग हर वर्ष सैकड़ों लोगों को अरबपति खरबपति बनाते रहे, वे 3 महीने भी इनकी देखभाल नहीं कर पाए। कोई सोच सकता है कि हजारों लाखों लोग नंगे पैर परिवार के साथ हजारों मील की यात्रा पर निकल पड़े। यही तो हिंद स्वराज में जिसका जिक्र कुलपति महोदय ने किया था, गांधी जी ने कहा था कैसा होगा। ये राक्षसी सभ्यता है। इस राक्षसी सभ्यता का ज्वलंत उदाहरण हमने देखा है, क्योंकि हमने इन्हें सम्मान नहीं दिया। अगर इन लोगों को, जो अरबपति खरबपतियों की लिस्ट में प्रतिवर्ष छपते हैं और जिनको भारत के अनेक लोग बड़े सम्मान से कहते हैं कि हमारे अरबपति खरबपति बढ़ रहे हैं, उनके हृदय छोटे होते गए। वे ये नहीं समझ पाए कि आप सुखी नहीं हो सकते अगर आपके पड़ोस वाला सुखी नहीं है, अगर आपका बार्बर सुखी नहीं है, आपका प्लम्बर सुखी नहीं है। देखिए, हमने इस समय इन दिनों में देखा है कि हर व्यक्ति का समाज को चलाने में कितना महत्व। केवल डॉक्टर का ही महत्व नहीं, वी आर सैल्यूट द डॉक्टर्स, जिन्होंने बहुतों ने अपना जीवन खो दिया कोरोना के उसमें, बट लेट अस आल्सो सैल्यूट द वार्ड बॉयज, उनको भी करिए। ये गांधी ने कहा, द लाइफ ऑफ ए लेबर, द टिलर ऑफ द सॉइल एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन इज लाइफ वर्थ लिविंग। ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। इसको हम जीवन में नहीं भूल सकते। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको और कहना चाहता हूं। इसी को, ऐसा नहीं है कि गांधी का प्रभाव नहीं पड़ा। एक अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंकर और थे, वो पॉलिटिशियन भी थे, जॉन डब्ल्यू गार्डनर। गार्डनर वहां की परिस्थिति को, जब उन्होंने शिक्षा वगैरह में समस्याएं हो रही, तो गार्डनर ने एक पुस्तक लिखी है, एक्सलेंस, हाउ टू अचीव एक्सलेंस इन एवरीवेयर। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जे.डी. टाटा ने कहा था कि यू मस्ट एम एट परफेक्शन। अपना लक्ष्य पूर्णता का बनाइए। मैं जहां पर भी हूं, जिस रास्ते पर हूं, मैं रिसर्च करूंगा तो सबसे अच्छी करूंगा। मैं पुस्तक लिखूंगा तो मुझे कितने ही साल लगे, मगर मैं जी जान से सबसे अच्छी पुस्तक लिखूंगा। टाटा ने कहा, एम एट परफेक्शन, यू विल अचीव एक्सलेंस।
मुझे वाक्य अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। कोशिश करते रहिए। गार्डनर ने जब वहां अमेरिका की स्थिति के बारे में कहा तो उसने ये जो बात गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट में लिखी थी, ये मुझे गार्डनर के एक पैराग्राफ में दिखाई दी और मैंने उनका ये जिक्र तो आपको कर ही दिया। एक्सलेंस किताब का नाम है, बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक। वो कहते हैं, जो गांधी जी ने कहा कि बार बार फार्मर ये गार्डनर लिखते हैं, एन एक्सलेंट प्लम्बर इज इन्फिनिटली मोर एडमिरेबल देन एन इनकॉम्पिटेंट फिलोसोफर। इसको ध्यान से देख लीजिए। एन एक्सलेंट प्लम्बर इज इन्फिनिटली मोर एडमिरेबल देन एन इनकॉम्पिटेंट फिलोसोफर। The society which scorns excellence in plumbing, because plumbing is a humble activity, and tolerates shoddiness in philosophy, because it is an exalted activity, will never have either good plumbing nor good philosophy. दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही को बराबरी मिलनी चाहिए, दोनों का सम्मान समाज में बराबर होना चाहिए। That is learning to live together. Will have neither good plumbing nor good philosophy. और अगला वाक्य बहुत सुंदर है। उस समाज का क्या हाल होगा? Neither its pipes nor its theories will hold water. न उसके, खैर बड़ा सिंपल सेंटेंस है, neither its pipes, न वहां प्लम्बिंग ठीक होगी न फिलॉसफी ठीक होगी। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो इसलिए मेरा आधा घंटा हो गया है। बातें तो आपके साथ बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन न करना ही है। लेकिन एक सेंटेंस शायद मैं और आपको कहूं, जो ये वाक्य है लर्निंग टू लिव टुगेदर। 1996 में 2-3 मिनट में बताता हूं। एक पुस्तक यूनेस्को ने रिलीज की थी, 21वीं शताब्दी में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। जिनेवा में रिलीज हुई थी। इसके जैक डेलोस नाम के सज्जन इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने जब पुस्तक रिलीज हुई, भाषण दिया, मैं वहां मौजूद था। उन्होंने एक वाक्य कहा कि एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। गांधी जी यही करते रहे, मैं अपने घर के दरवाजे खिड़की खुली रखूंगा, कमिटेड टू प्रोग्रेस, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा घर उड़ जाए। मेरी जड़ें, मेरी शिक्षा की जड़ें गहराई तक भारत की संस्कृति में होनी चाहिए, लेकिन उसकी आंखें खुली रहनी चाहिए नए ज्ञान के लिए, नए विचारों के लिए और उनका उपयोग करने के लिए। अगर भारत की संस्कृति की कुछ चीजों की हम करें तो हमारा जो वाक्य है, यावत जीवेत अध्येते विप्रः, समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। वही बात आज सारा विश्व दोहरा रहा है, लर्निंग टू लर्न। जो कुछ सीखा है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, आगे कैसे सीखना है, आगे कैसे बढ़ना है, नया कौशल कैसे लेना है, नया ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। जो मोबाइल आप 3 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आपकी स्किल वहीं रहती तो आज का मोबाइल आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैंने उस कंप्यूटर का उपयोग किया है 1971-72 में, जो पूरे कमरे में रखा जाता था और जिसमें आज जो काम 2-3 मिनट में हो जाता है वो 3-4 दिनों में होता था। और हम लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि वाह क्या हो गया, क्योंकि अगर हाथ से करते थे तो 6 महीने लगते थे। परिवर्तन बहुत हुआ है, लेकिन हर परिवर्तन प्रकृति का द्योतक नहीं होता है। हिंद स्वराज का एक मूल मंत्र यह भी है कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी सभ्यता, कोई भी विकास, पहले उसका विश्लेषण होना चाहिए कि मेरी परिस्थितियों में ये किस सीमा तक स्वीकार्य है, और अगर स्वीकार्य नहीं है तो इसका कौन सा स्वरूप स्वीकार्य होगा। वो स्वरूप तैयार करने के लिए मुझे तैयार है। उस पुस्तक का जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें एक शुरू का टाइटल है एजुकेशन द नेसेसरी यूटोपिया, और वो लिखते हैं, इन कन्फ्रंटिंग मैनी चैलेंजेस दैट द फ्यूचर होल्ड्स इन स्टोर, ह्यूमन काइंड सीज इन एजुकेशन एन इंडिस्पेंसिबल एसेट in its attempts to attain the ideals of peace, freedom and social justice. Peace, freedom and social justice के लिए हम सब एजुकेशन की तरफ जाते हैं। हम हर चीज के लिए शिक्षा की तरफ जाते हैं। हम ये भी जानते हैं, हमारे जो अर्थशास्त्रीय विशेषज्ञ बार बार बताते हैं, अध्ययनों के आधार पर बताते हैं
कि जो निवेश सरकारें शिक्षा में करती हैं, सबसे अधिक लाभांश देश को उसी से मिलता है। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें शिक्षा में निवेश नहीं करती हैं। वे दुनिया भर में, हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया भर में जो हथियारों की दौड़ है, वह दौड़ समाप्त नहीं हो रही है। लोगों की भुखमरी से हम अलग हो गए हैं। गांधी तो यही कहते थे। अगर गांधी की बात मानी होती तो हमारे पास संसाधन थे, ज्ञान था, गैजेट्स थे कि दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता, किसी को दवाई की कमी नहीं होती और शायद शांति स्थापित हो चुकी होगी। जैसे कि आइंस्टीन का जिक्र हुआ, आइंस्टीन ने एक चिट्ठी लिखी थी 2 अगस्त 1939 को अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि जर्मनी में कोई बम बन रहा है। आइंस्टीन नहीं समझे, लेकिन अमेरिका समझ गया और उन्होंने सारे वैज्ञानिकों को लास अलामोस में लगा दिया। उन्होंने एटम बम बनाया। उस समय देखिए ज्ञान चरम सीमा पर था। विज्ञान जो था का चरमोत्कर्ष था एटॉमिक एनर्जी को प्राप्त करने के, विधि जानना, उसका प्रयोग कर लेना। लेकिन विवेक नहीं था, विश्लेषण नहीं था और वैज्ञानिकों के हाथ में सत्ता नहीं थी। गांधी जैसे लोग की बात लोग कहते थे बहुत अच्छा है, मानते कोई नहीं। नतीजा क्या हुआ? हिरोशिमा हुआ। और इस पर बर्ट्रैंड रसल ने लिखा कि अगर मनुष्य केवल ज्ञान पर निर्भर रहेगा तो उसका अंत हो जाएगा, मनुष्यता खत्म हो जाएगी। जब तक वो विवेक और विश्लेषण पर नहीं जाएगा। तो साथियों, एम एट द परफेक्शन, रिमेंबर that you cannot be happy unless everybody is happy, and this can happen only when we learn to live together. Remember that what you think, that you speak only what you think and you act, do only what you speak. इन 3-4 चीजों के आसपास बलिए, फिर देखिए दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। अपरिग्रह का सिद्धांत ही एकमात्र सिद्धांत है जो विश्व को बचा सकता है, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की समस्याओं को रोक सकता है। गांधी ने कहा, नेचर हैज सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीवन बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनी। And the last sentence that I would like to speak out, which I would have discussed in detail, but now I have already exceeded 5 minutes. He said, he wrote a letter to the Director General of UNESCO when the draft of Universal Declaration of Human Rights Charter was sent to him by Dr. Julian Huxley, and he wanted the comments of Gandhiji. Gandhiji, you know, those days were extremely busy here and there, but he wrote a very short and beautiful comment which has become a historic document. The letter says, my illiterate but wise mother told me much early in my life that if everyone does his duty, everybody else will get his rights. यदि मेरी अनपढ़ किंतु समझदार माँ ने मुझे कहा था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य करे तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। दुनिया में इससे बड़ा कोई दूसरा वाक्य आपको मिले जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति मनुष्यता सिखाता हो तो मुझे बताइएगा। मुझे तो आज तक नहीं मिला। जो व्यक्ति इस तरह की बातें हमें सिखा गया, हमारे व्यवहार के लिए कर गया, हम उसका अंश मात्र भी अगर मान अपने जीवन में उतार सकें तो निश्चित रूप से हमें भी संतोष होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। और मनुष्य की अपने से जो समस्याएं हैं, मनुष्य की अन्य मनुष्यों से जो समस्याएं हैं और मनुष्य की प्रकृति के साथ जो समस्याएं हैं, जिनसे कोरोना जैसी चीजें पैदा होती हैं, वो सब हम अच्छी तरह समझ लेंगे। क्योंकि मनुष्य जितनी समस्याएं पैदा करता है वो उनका समाधान भी ढूंढ देता है। हम भी इसका समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन समस्याएं पैदा करके समाधान ढूंढने से अच्छा तरीका है कि हम उस रास्ते पर चलें जहां समस्याएं पैदा ही न होती हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके सामने ये बातें कहकर बहुत अच्छा लगा। आपको शुभकामनाएं और आपकी सीरीज अच्छी चले। अनंत कुमार जी बैठे हुए हैं, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हम लोग इनके प्रशंसकों में मैं भी एक हूँ। इनकी कर्मठता और लगनशीलता के उदाहरण आप बहुत जानते होंगे। जो अपना विचार हो उसको कहने की शक्ति होनी चाहिए और उस शक्ति के लिए कष्ट सहने के लिए तैयारी होनी चाहिए। यही गांधी का सिद्धांत था कि जो मन में आए वही बोलो और जो बोलो उस पर लगे रहो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच सर, आपको डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रोफेसर नमस्कार, आनंद मेरी आवाज कुमार, आ रही है? है? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही। हाँ, बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब आपको सुन के, देख के भी, और इस प्लेटफॉर्म पर ही आमंत्रित कर रहा हूँ आपको, यहाँ भी आना है। और आप तो वर्तमान ऋषि परंपरा में आ गए हैं, तो इसलिए आपको सुनना हमेशा सुखद होता है, पहले की तरह ही सुखद। आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपको देख के, सुन के, और एक तरह से आपका संबोधन तो आशीर्वचन होता है, और ये हम सब लोगों के लिए पाथेय का काम करेगा। बहुत अच्छा लगा आप हम लोगों के बीच आए, बहुत धन्यवाद आपको और कृतज्ञता आपके प्रति। आपको नमस्कार, और फिर ऐसे ही हमारे अनुरोध को स्वीकार करते रहिएगा।